लोकसभा में बोली गई डिक्टेशन की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। डिक्टेशन की स्पीड 140 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शुरू। उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत रेल बजट पर सदन में चर्चा हो रही है और मैं प्रस्तुत रेल बजट पर अपने विचार आपके माध्यम से सदन में रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। रेल बजट को प्रस्तुत करते हुए रेल मंत्री जी के कई आकर्षक घोषणाएं करने का प्रयास किया है। ये घोषणाएं बाहर से देखने में आकर्षक लगती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने में जो समय अवधि दी गई है, जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था की रचना प्रस्तुत बजट में रेल मंत्री जी को करनी चाहिए थी, वह अर्थव्यवस्था इस बजट में दिखाई नहीं देती है। इसलिए स्वाभाविक है हम इस बात को साफ तौर पर कहें कि ये घोषणाएं मात्र घोषणाएं ही रहने वाली हैं। शायद उनको क्रियान्वित करना संभव नहीं हो सकेगा। महोदय, मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि उनके द्वारा 1000 किलोमीटर रेल लाइन का आमान परिवर्तन किया जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि 1000 किलोमीटर रेल लाइन का आमान परिवर्तन की घोषणा तो उन्होंने कर दी, लेकिन यह परिवर्तन किस अवधि में होगा और कितना पैसा लगेगा, इस बारे में उन्होंने नहीं बताया है। इसी प्रकार रेल लाइनों को दोहरीकरण, सुरक्षा और पुराने सर्वेक्षणों की पुनः समीक्षा करने की बात भी उन्होंने कही है, लेकिन पूरे बजट को देखने के बाद यह कहीं भी प्रतीत नहीं होता है कि इसकी व्यवस्था करने के लिए धन को कहां से इकट्ठा करने जा रहे हैं। यह ठीक है कि उन्होंने 2-3 बातें जरूर विकास की कही हैं, लेकिन उनको ठीक करने के लिए रेल मंत्रालय को जितने धन की आवश्यकता होगी वह मेरे विचार से नहीं मिल पाएगा। उन्होंने बजट में 15,000 करोड़ रुपए के व्यय की बात कही है, लेकिन व्यय की पूर्ति की दिशा में कोई विशेष लक्ष्य नहीं दिखाई देते हैं। उन्होंने रेल वित्त निगम द्वारा बजट से ऋण लेने की बात कही है, लेकिन निगम कम ब्याज पर ऋण चाहता है। इस ऋण की उपलब्धि कैसे होगी या नहीं होगी, इस बारे में शंका बनी हुई है। मंत्री जी जब सदन में उत्तर दें तो कृपया करके इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें। श्रीमान, आमान परिवर्तन की दिशा में 2-3 बातों की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पिछले बजट में लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक समय अवधि में घोषित आमान परिवर्तन पूरा करने की बात कही गई थी, लेकिन पिछले वर्ष जहां आमान परिवर्तन का काम चल रहा है, वहां उन कामों को कैसे पूरा करेंगे, कैसे लक्ष्य की पूर्ति करेंगे, इस बात का उल्लेख रेल बजट में कहीं भी नहीं है। इसके साथ ही जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सवाल है, वहां भी पश्चिमी क्षेत्र की रेल लाइनों का आमान परिवर्तन का कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस संबंध में रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करते हुए मैंने कहा था कि निर्धारित लक्ष्य राशि में वह लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नई घोषणाएं करने से पहले अधूरे कामों को पूरा करने की दिशा में त्वरित कदम उठाएं, न कि सिर्फ नई घोषणाएं करके अधूरे कामों को बीच में ही अधूरा छोड़ देना चाहिए। अब मैं कुछ अन्य बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहले रेल विभाग द्वारा कहा गया था कि रेलवे यातायात प्राधिकरण बनाया जाएगा। इस बारे में प्रस्तुत बजट में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि यह प्राधिकरण कब तक बनाया जाएगा। रेलवे में जब हम यातायात सुरक्षा की बात कहते हैं तो यातायात प्राधिकरण की स्थिति के बारे में मंत्री जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मंत्री जी ने स्टील स्क्रैप को रिसाइकिल करने के लिए कारखाना लगाने की बात भी कही है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे देश से स्क्रैप को इकट्ठा करने में कितना पैसा लगेगा और बाजार से जो चीज़ें लेते हैं उसके लागत मूल्य में और रिसाइकिल द्वारा लागत मूल्य में कितना अंतर होगा। इस बारे में मंत्री जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
इसमें मेरा अनुमान है कि कुल मिलाकर रेल मंत्रालय को घाटा होने वाला है, कोई नफा नहीं होने वाला है। भले ही आपने संबंधित कारखाना लगाने की बात का उल्लेख किया है, ठीक इसी प्रकार आपने पहिया बनाने का कारखाना लगाने की बात भी कही है। यह कारखाना आप चाहें अपने प्रदेश में लगाएं या किसी अन्य स्थान पर, लेकिन वर्तमान में जो कारखाने लगे हैं उनकी कार्यक्षमता पर ध्यान नहीं दिया गया है। दक्षिण में स्थित जो कारखाने हैं और उनकी जो कार्यक्षमता है उनका पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है। उन कारखानों में 60% से कम उत्पादन किया जा रहा है। इन कारखानों की क्षमता को अगर बढ़ाया जाता है तो रेलवे की आवश्यकता पूरी हो सकती है, जबकि दूसरी तरफ रेलवे की आवश्यकता की पूर्ति हम आयात करके कर रहे हैं। यह सही है कि आवश्यकता के अनुसार हमें कुछ चीज़ों का आयात करना पड़ता है। यदि हम आयात न करके यहीं पर उनका उत्पादन करने की व्यवस्था करें तो ज़्यादा ठीक होगा। इसके साथ ही रेल मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में रेलवे पुलिस को अतिरिक्त अधिकार देने की बात भी कही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके पास अधिकार तो पहले से ही हैं, लेकिन उन अधिकारों का सदुपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि दुरुपयोग हो रहा है। उनको अधिकार देने से पहले मेरी दृष्टि में इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अधिकारियों के द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होगा और दिए गए अधिकारों से रेल में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा होगी। जहां तक मैं समझता हूं, योजना आयोग द्वारा रेलवे विभाग के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना में जितनी राशि योजना आयोग द्वारा रेलवे मंत्रालय को लाइनों के विकास के लिए दी गई थी, आज वह राशि घटते घटते बहुत ही कम रह गई है। उस समय जबकि रेलवे विभाग पर लाइनों के विकास का भार उतना नहीं था जितना कि आज की बदलती हुई परिस्थितियों में है। नई लाइनों का विकास, सुरक्षा का प्रबंध आदि इस तरह की कई मांगें पिछले लंबे समय से चली आ रही हैं। इन सारी मांगों को रेलवे मंत्रालय तब तक पूरा नहीं कर सकता है जब तक कि योजना आयोग की ओर से सहानुभूतिपूर्वक उनकी मांगों पर विचार न किया जाए। मैं समझता हूं कि इस सदन में सभी माननीय सदस्यों को एक मत से योजना आयोग से यह मांग करनी चाहिए कि रेलवे को उनकी मांगों के अनुरूप अधिक से अधिक धन दिया जाए। मैं यह मानता हूं कि योजना आयोग की अपनी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। उन समस्याओं पर भी रेलवे मंत्रालय और सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब मैं 2 शब्द अपने उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां से कि मैं निर्वाचित होकर आया हूं, निवेदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से योजना आयोग रेलवे मंत्रालय के साथ अन्याय करता रहा है, उसी प्रकार से रेलवे बोर्ड भी लगातार उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय करता आ रहा है। पिछले 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य को नई लाइनों के निर्माण के लिए बहुत ही कम राशि दी गई है और जो योजनाएं पहले से ही स्वीकृत थी उनके लिए भी राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। यदि आप उत्तर प्रदेश की दूसरे प्रदेशों के साथ तुलना करेंगे तो इस राज्य में यातायात की समस्या बहुत ही गंभीर रूप धारण कर रही है। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां सैकड़ों मील तक रेलवे लाइन का कोई निशान तक नहीं है और कुछ पर्वतीय जिलों में तो 1 इंच भी रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई है। मेरे विचार से वहां के लोगों को भी यह महसूस करने का अवसर मिलना चाहिए कि रेलवे मंत्रालय का भी कोई अस्तित्व है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम इन क्षेत्रों का आप सर्वेक्षण करवाएं। इसमें भी दो राय नहीं है कि यह स्थिति देश के अन्य प्रदेशों की भी हो सकती है। इसलिए इस बारे में मंत्री जी को गंभीरता से विचार करके उचित कदम उठाना चाहिए। अंत में महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूं। अब समय आ गया है कि हम रेल किराए की नीति पर भी विचार करें। हम मांगों की पूर्ति करते जाएं और रेल किराए में परिवर्तन न करें तो इससे काम चलने वाला नहीं है।
इस बारे में आपको एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना चाहिए कि देश के अंदर इतने प्रतिशत किराया बढ़ा सकते हैं और उसी के अनुसार रेलवे के साधनों को भी बढ़ा सकते हैं। समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद।